हाय एवरीबॉडी, डीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ का क्लास नंबर 1 परसेंटेज का लेकर आए हैं। बहुत दिनों के बाद स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। यानी हम कह सकते हैं परसेंटेज या प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100। क्या कह सकते हैं? प्रत्येक 100। या हम ये भी कह सकते हैं परसेंटेज का मतलब होता है 1 का 100वां भाग। क्या कह सकते हैं? 1 का 100वां भाग। जैसे सवाल आते हैं एक, 50 का 60% कितना होता है? पहला क्वेश्चन है 50 का 60% कितना होता है। तो हम क्या करते हैं, 50 गुणे 60 बटे 100, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 छक 30। यानी 50 का 60% कितना होता है? 30 होता है। आगे इसी तरह क्वेश्चन जैसे आ जाए 90 का 50 कितना प्रतिशत होता है। अब 90 का अगर पूछ दे तो हमें क्या करना है, जब कभी डबल जीरो दिखे तो हमें ऐसे गुणे में करके बटे 100 नहीं लिखना है, डायरेक्ट 9 का 5 में गुणा, 9 पचे 45। यानी 90 का 50 कितना प्रतिशत होता है? 45 होता है। आगे क्वेश्चन इसी तरह दे दे 60 का 20% कितना होता है। अब 60 का 20% पूछे तो 60 गुणे 20 बटे 100। ये हमें नहीं करना है, डायरेक्ट जब डबल जीरो दिखे तो हमें क्या करना है, 6 का 2 में गुणा, 6 दूना 12। कितना होता है? 12 होता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट टाइप पर क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन पूछ दे 40 100 के कितने प्रतिशत हैं? कितने प्रतिशत हैं? अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, अब के का बात किया है, का अगर कहता तो हम 40 गुणे 100 बटे 100 कर लेते, लेकिन यहाँ 40 पूछा है, 100 के कितने प्रतिशत हैं, यानी 40 बटे 100 गुणे 100 करेंगे, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी कितना है? 40%। अब आगे क्वेश्चन आते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे आता है 12 घंटे, ये 12 घंटे, 12 घंटे एक दिन के कितने प्रतिशत है? हमें पता है एक दिन में कुल टोटल 24 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे बटे 24, और प्रतिशत में हमें ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, गुणे 100। यानी 12 दूना 24, 2 से डिवाइड करेंगे 100 को, यानी कितना आएगा? 50%। यानी 12 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? 50%। ऐसे आपसे पूछ दे 100 ग्राम 1 किलोग्राम के कितने प्रतिशत है? जैसे मैंने कहा 100 ग्राम 1 किलोग्राम के कितने प्रतिशत है। अच्छा, अब 100 ग्राम बटे, हमें पता है 1 किलोग्राम में कुल कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। कुल कितने होते हैं? 1000। प्रतिशत में हमें चेंज करने के लिए 100 का गुणा कराना पड़ेगा, यानी ये डबल जीरो से डबल जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कितना प्रतिशत होता है? 10 होता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे दे दे 500 मीटर 3000 मीटर के कितने प्रतिशत है? ठीक, 500 मीटर 3000 मीटर के कितने प्रतिशत है। अब हमें क्या करना है, 500 बटे 3000 गुणे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 50 बटे 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको देखा जाए तो डिवाइड करेंगे 16 सही 2/3 लिख सकते हैं। 16 3 48 2 50/3 यानी 500 जो ये मीटर है 3000 मीटर के कितने प्रतिशत है? 16 सही 2/3। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर। जैसे क्वेश्चन है, अब हम आते हैं आय पर आधारित क्वेश्चन। जैसे आय पर आधारित क्वेश्चन, आय पर आधारित, जैसे दो व्यक्ति हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। इस टाइप का सवाल कैसे पूछता है पेपर में? कह देगा राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय जो है श्याम की आय से कितना अधिक है? 20% अधिक है। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? अब इस टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। कैसे? देखिए, एक राम हो गए, दूसरा श्याम। अब ये क्वेश्चन कह दिया है कि जो राम की आय है श्याम की आय से 20% अधिक है। अगर मैंने श्याम को 100 मान लिया तो राम की आय कितना हो जाएगा? 120। ठीक। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखा जाए तो इन दोनों में अंतर 20 का मिल रहा है। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो देखा जाए 20 का कम है। और कितने पर? अब ये जिस पर पूछा है श्याम का, तो हमें इसका 120 गुणे 100 20 से डिवाइड करेंगे। 20 छक्का 120 यानी 100/6, या इसको लिख सकते हैं 50/3 या 16 सही 2/3%। यानी श्याम की आय जो है राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? 16 सही 2/3। आगे आते हैं क्वेश्चन और ऐसे, जैसे दे दे राम की आय श्याम की आय से 50% अधिक है। 50% अधिक है तो हम मान लेंगे अगर ये 100 होंगे तो ये कितना हो जाएगा? 150। यहाँ तक किसी को डाउट? अब कह देगा श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब श्याम की आय पूछा है ना, तो देखा जाए इन दोनों में अंतर कितने का है? 50% का कम या अधिक है? 50 का। अब ये श्याम का पूछा है राम के आय से कितने प्रतिशत कम है, तो देखा जाए कितना है? 150 गुणे 100। 50 से हम डिवाइड करेंगे, 50 3 150 यानी 100/3, या इसको हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। कोई डाउट किसी को इस टाइप पर, आय पर आधारित पर? अब आते हैं हम क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन। ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। ये हम आप लोग को आशा करते हैं ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कम से कम समय में, और कभी भी क्वेश्चन क्षेत्रफल पर आधारित कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। देखिए मेरा टाइप क्या है। जैसे ये पूछता है किसी आयत के लंबाई में, ध्यान से देखिएगा, पूछेगा किसी आयत के लंबाई में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और उसके चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन यही है। एक आयत है, आयत का लंबाई हम मान लेते हैं ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, लेंथ इनटू ब्रीथ। ठीक है। अब क्वेश्चन यही बोला है किसी आयत के लंबाई में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक, उसके बाद चौड़ाई में 10%। कोई भी कहे, हमें उससे नहीं डिफरेंस है, कुछ भी कहे 10%, 20%, 30%, जो भी कहे, हमें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं हम आयत है, उसके लंबाई में पहले हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं, लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, और चौड़ाई में 15% की। कितने की? 15% की। तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप के सवाल को हम कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे क्या होता है, जनरली सूत्र सबको पता है, x + y + x गुणे y/100। ये तो बेस है आपका, ये क्या है?
बेस है। लेकिन इस टाइप के सवाल को हम अलग तरीके से बताएंगे। इस तरीके से भी लगा है तो x प्लस वाई हम लिख सकते हैं 20 प्लस 15 प्लस 20 गुणे 15/100। ये कर सकते हैं, सबको पता है। अब इसको हम लिख सकते हैं 20 और 15 35 प्लस, अब इसको हम एक जीरो से एक जीरो डिवाइड किए 15 दूना 30/10, या इसको लिख सकते हैं 35 और 3 38। कितना होता है? 38 होता है। अब हम आते हैं अपने मेथड पर। ये तो जनरली था, किताबी मेथड था। अब हम अपना तरीका बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर एक सवाल ये आपको आ गया तो इस टाइप का कोई भी सवाल होगा समस्या नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, देखिए अब कोई आयत है, उसके लंबाई में पहले 20% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में 15% की वृद्धि हुई है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। अब देखिए, मैंने माना उसकी लंबाई पहले कितनी थी? 10 थी। लंबाई कितनी थी? 10 थी। अब जब 20% वृद्धि होगा, यानी अगर हम 10 का यहाँ 20 निकालें, 10 का 20 निकालेंगे कितना होगा? 2 होगा। यानी पहले मेरी जो लंबाई थी 10 थी, अब अगर 20% वृद्धि कर देंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखिए आते हैं चौड़ाई पर, ब्रीथ पर। पहले ब्रीथ को भी मान लेते हैं 10 था, अगर 15% का वृद्धि होगा, यानी 10 का 15 निकालेंगे तो 1.5% होता है। कितना होता है? 1.5 होता है। तो यानी 10 से मेरा 1.5 की वृद्धि हुई है, यानी 11.5। यानी देखा जाए, पहले ये मेरा जो आयत का क्षेत्रफल था 10/100 था। कितना था? 100 था। अब देखा जाए वृद्धि होकर कितना आया है, तो 12×5 = 60, ये 0 हुआ। 12 एकम 12 6 18, 12 एकम 12 1 13, एक अंक पर दशमलव। यानी देखा जाए पहले जो मेरा क्षेत्रफल था 100 था, अब कितना बढ़कर हुआ है? 138। यानी देखा जाए कितने % की वृद्धि हुई है? 38% की वृद्धि हुई। ये जो तरीका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको कभी समस्या नहीं हो सकता है। इसमें क्या है, जो x प्लस वाई वाले सूत्र पर आप जब प्लस में दिया रहता है वृद्धि का, वृद्धि में कमी या कमी दिया हो, तब आपको दिक्कत नहीं होता है। जब यही कह देता अभी किसी आयत की लंबाई में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद चौड़ाई में 30% की कमी की जाती है। यहाँ ऐसे सवाल दिया रहता, थोड़ा समस्या होता है। या इसी को ऐसे कह देता, किसी आयत के लंबाई में पहले 20% की कमी की जाती है, उसके बाद 15% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप का रहता है तो आपको थोड़ा समस्या होता है। लेकिन अगर 10 मानकर हम लगाएंगे तो कम समय में कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे कमी पर आधारित भी बता देते हैं। जैसे मैंने कहा किसी आयत की लंबाई में, देखिए कोई आयत है एक, इसकी लंबाई में पहले 10% की वृद्धि की गई, 10% की क्या हुई? वृद्धि की गई। उसके बाद चौड़ाई में क्या किया गया? 10% का कमी कर दिया गया। चौड़ाई में, ब्रेथ में क्या हुआ? 10% का कमी कर दिया। अब इस टाइप के सवाल कैसे लगाते हैं? तो देखिए मैंने क्या बोला, पहले हम लंबाई को 10 मानते हैं, अगर 10% का वृद्धि होगा, यानी 10 का अगर 10% निकाले तो 1 होता है, ये तो सबको पता है। 10 का 10% निकाले कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी पहले जो मेरी लंबाई थी 10 थी, अब 1 की वृद्धि हुई है, यानी 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। ऐसे अब देखिए हम ब्रीथ पर आते हैं, चौड़ाई पर आते हैं। पहले मेरी चौड़ाई अगर 10 थी, अगर 10% की कमी किया गया हो, यानी 10 का 10% का मतलब 1 होता है, यानी 10 से 1 9 हुआ है। अब देखिए ध्यान से, 10/100, 10/100। पहले मेरा जो क्षेत्रफल था 100 था, अब क्या हुआ? देखिए 11×9 = 99, 11×9 = 99, यानी 100 से 99 हुआ। देखा जाए कितने का कमी आ रहा है? 1% के क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब देखिए जब कभी आपको एग्जाम में, ठीक है, कोई देखिए चाहे मजदूरी पर हो या क्षेत्रफल पर हो, कोई जरूरी नहीं है ये आयत के क्षेत्रफल, लंबाई या चौड़ाई पर भी इस टाइप के सवाल बनते हैं। ऐसे भी बना सकता है, किसी व्यक्ति के मजदूरी में पहले 25% की वृद्धि की गई, उसके बाद
15% की कमी कर दी गई तो उस व्यक्ति के मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये जो मैंने 10 मानकर बताया है, कभी आपको मिस्टेक नहीं होगा। इस टाइप में कैसे भी घुमा कर पूछे कोई समस्या नहीं होगा। एक थोड़ा रूल है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जब कभी पहले 10% की कमी दिया हो और उसके बाद 10% का वृद्धि दिया हो, तो हमेशा याद रहे जब ये दो एलिमेंट सेम दिया हो, पहले 10% की कमी और 10% की वृद्धि दिया हो, तब हमेशा हमारे मान में 1% की कमी आती है। कितने की कमी आती है? 1% की। अगर यही दूसरा रूल ध्यान से समझिएगा, अगर 20% का पहले वृद्धि दिया हो उसके बाद 20% का कमी दिया हो, तो हमेशा हमारे मान में 4% की कमी आती है। कितने का आता है? 4% का। अगर यही 25% दिया हो, पहले 25% का वृद्धि उसके बाद 25% का कमी दिया हो, तो हमेशा हमारे मान में 6 सही 1/4% का क्या आता है? कमी आता है। ठीक, या 30 दिया हो, ये 2-3 रूल आप याद कर लेंगे तो पेपर में हमें कम समय में, देखिए क्या है, कुछ ऐसा है, अगर आपका स्पीड अच्छा नहीं रहेगा तो आप मैथ में कितना हो टैलेंट रहे, कोई भी सब्जेक्ट हो, जीएस का तो अलग बात है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में खास करके आपका स्पीड अच्छा है तो आप तभी ही क्या है, बेहतर है। कोई भी पेपर देंगे, सवाल आपको आता हुआ अगर कम समय में नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पता है आपको कोई भी पेपर दे रहे हैं समथिंग आजकल के 90 ही मिनट मिल रहा है, 100 क्वेश्चन 90 ही मिनट मिल रहा है। अगर आपका स्पीड नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते। स्पीड कैसे बनेगा? प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे, कोई सवाल हुआ ज़्यादा कम से कम, देखिए अगर मैथ आपको स्ट्रांग करना है तो एक ही किताब, कोई ज़रूरी नहीं है आज हम एस.डी. यादव पढ़ें, कल आर.एस. अग्रवाल पढ़े, उसके बाद किरण पढ़े, ऐसे बहुत किताबें, राकेश यादव पढ़े, ऐसे नहीं होता है। एक ही किताब देखिए, एक बार मैं ना कह रहा हूँ ना, एक बार आप लोग कोई एक ही किताब, चाहे एस.डी. हुआ, चाहे आर.एस. हुआ, चाहे किरण हुआ, एक ही किताब 4 से 5 बार 6 बार सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका मैथ ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। चाहे रीजनिंग हो, रीजनिंग में क्या होता है, सब स्टूडेंट जानते हैं मेरा रीजनिंग अच्छा है, लेकिन रीजनिंग देखा जाए किसी का अच्छा नहीं है। ऐसा ऐसा सवाल आता है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आपका बेहतर है। बहुत लोग सोचते हैं रीजनिंग बहुत आसान होता है, रीजनिंग में ही ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो आप क्या हो जाएंगे, एक जो क्वेश्चन 20 सेकेंड का रहता है उसको 2-2 मिनट में नहीं कर पाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखा जाए। अब ये क्षेत्रफल पर आधारित कभी समस्या आपको नहीं होना चाहिए। आते हैं इस पर कमी और वृद्धि दोनों करके। जैसे दे देता है किसी व्यक्ति के दैनिक मजदूरी पर, ठीक है, किसी व्यक्ति के दैनिक मजदूरी में पहले 10% की कमी की जाती है। ध्यान समझना, किसी व्यक्ति के दैनिक मजदूरी में पहले 10% की कमी की जाती है, उसके बाद 20% की वृद्धि की जाती है। अब ध्यान से देखिए, पहले 10% की कमी की गई है, उसके बाद 20% की वृद्धि की गई है, तो उसके दैनिक मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, कोई जरूरी नहीं है, मैंने बोला या आयत पूछे या किसी व्यक्ति के दैनिक मजदूरी पर पूछे, कोई भी पूछे। अब देखिए, पहले कहा है 10% की कमी, यानी अगर मैंने माना, पहले 10 मान लेते हैं, 10 से अगर 10% का कमी होगा, यानी 10 का 10% 1 होता है, यानी 10 से कितना हुआ, पहले 9 हुआ। उसके बाद देखिए उसकी मजदूरी पुनः हम 10 मान लेते हैं। अब 10 से देखा जाए 20% का वृद्धि हुआ, यानी 10 का 20 2 पर होता है, यानी 10 से 2 का वृद्धि होगा 12 होगा, यानी 10 दहाई 100, 100 से कितना हुआ, 12 9 108। यानी अगर देखिए 100 से मेरा मान जो है अधिक आएगा तो हमेशा वृद्धि होगा, और 100 से अगर मेरा मान कम आएगा तो हमेशा क्या होगा, कमी होगा। तो देखिए 100 से कितना हुआ है, 108 हुआ है, यानी 8% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए दोनों कमी पर आधारित आते हैं। जैसे मैंने कहा राम की आय में
ध्यान समझिएगा, राम की आय में पहले 10% की कमी की है। ये कोई राम है, इनकी आय में पहले 10% की कमी की गई, उसके बाद पुनः 10% 20% की कमी की है। कितने की? 20% की कमी की गई। तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, जब 2 बार कमी दिया हो, हमें क्या करना है, पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं उसकी आय कितनी थी, 10 रुपये थी। 10 रुपये थी, जाहिर सी बात है, जब 10 रुपये थी, 10% का कमी होगा, यानी 10 का 10% 1 होता है, यानी 10 से 1 होगा, यानी कितना होगा, 9 होगा। अब आगे आते देखिए, पुनः 10 मान लेते हैं, जब 20% वृद्धि होगा, यानी 10 वृद्धि नहीं दिया है, कमी दिया है, यानी 10 से 20% कमी, मतलब 10 का 20% निकालेंगे 2 होता है, यानी 10 से कितना हुआ, 8 हुआ। अब देखा जाए, 10 दाइन 100, 100 से कितना हुआ, 9 8 72। मैंने क्या बोला, जब मेरा मान 100 से यहाँ वाली वैल्यू जो होती है कम आएगा तो हमेशा कमी होगा, अधिक आएगा तो क्या होगा, वृद्धि होगा। तो उसके आय पर क्या होगा, 28% की क्या होगी, कमी होगी। राम के आय पर कितनी कमी होगी, 28% की। एक चीज ध्यान रहे, ये जो तरीका है, इस तरीके से आप बट्टा जब पढ़ेंगे, डिस्काउंट, छूट, तो उस टाइप के जो भी सवाल होते हैं डिस्काउंट के भी इस पर आधारित है। अगर ये तरीका आपको आ रहा है तो डिस्काउंट के जो भी बेस सवाल है सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देता है 10% और 20% का एकल छूट क्या होगा, एकल छूट क्या होगा, 10% और 20% का एकल छूट। देखिए, छूट कह रहा है, यानी पहले 10 मानेंगे, 10 से 10% छूट करेगा 9, पुनः 10 से 20% छूट करेगा 8, यानी 10 दान 100, 8 9 72, यानी कितना होगा, 28%। 28%। तो याद रहे, क्षेत्रफल पर आधारित पर हमेशा आप ये जो तरीका मैं बताया हूँ, इससे आप डिस्काउंट का भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है 2 ही छूट दिया हो तभी ये तरीका लागू होगा, 3 भी दिया हो, जैसे पेपर में दे देता है 10%, 20%, 30% का एकल छूट क्या होगा या समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, हमें क्या करना है, पहले 10 मानना है, 10 का 10% छूट देंगे 9 होगा, यानी अगली बार 10 का 20% छूट देंगे 8 होगा, अगली बार 10 का 30% छूट देंगे 7 होगा, सबको आपस में गुणा करा लेंगे, ये 1000 होगा, ये 8 7 56 गुणे 9 होगा, 9 6 54, 9 5 45 और 5 50, यानी 1000 से कितना हुआ है, 504 हुआ है। तो हमें आसानी इसको कैसे करना है, देखिए, एक जीरो यहाँ से हटा दे तो यहाँ एक अंक पर दशमलव लगा सकते हैं। अब देखिए, कमी हमें पता चल गया, 100 से 50.4, 50.4, यानी 49.6%। किसी को यहाँ तक डाउट, चाहे 3 दिया हो चाहे 2 दिया हो कमी, हमें इस पर कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, ये परीक्षा पर आधारित आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है ये, कई बार पूछा जा चुका है पेपर में, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, परीक्षा पर आधारित प्रश्न, परीक्षा पर आधारित कैसे पूछता है, दे देगा, किसी कक्षा में एक विद्यार्थी, ध्यान से समझिएगा, किसी कक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करके, किसी कक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करके 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए अगर परीक्षा का पासिंग मार्क 33% हो। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप के सवाल को हम कैसे लगाते हैं। अब देखिए, हमें कोई भी अगर पेपर वेट करना है, ठीक है, या कोई पेपर देते हैं, आपको पता होगा 0 से लेकर 100% तक क्या होता है, पासिंग मार्क होता है। ठीक है, पास होने के लिए हमें 0 से 100% दिया रहता है डेटा, यहीं बीच में कहीं देखिए पासिंग मार्क होता है।
पासिंग मार्क होता है। इस क्वेश्चन में कह दिया है किसी कक्षा में एक विद्यार्थी है 28% अंक प्राप्त किया है और वह कितने अंकों से 40 अंकों से फेल हो जाता है अगर परीक्षा का पासिंग मार्क 33% हो। अब ध्यान से देखिए, पासिंग मार्क यहाँ दे दिया है 33%। कितना दे दिया है? 33%। कोई विद्यार्थी है कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है? 28%। ध्यान से देखिएगा, ये 28% अंक प्राप्त करके 40 अंकों से फेल हुआ है। यानी देखिए ध्यान से, देखा जाए इन दोनों में अंतर कितने प्रतिशत का दिख रहा है? 5% का अंतर दिख रहा है। कितने का दिख रहा है? 5%। यही जो 5% है वो क्या हो रहा है? 40 अंकों से फेल हो रहा है। कितने अंकों से फेल हो रहा है? 40 अंकों से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। ये पहला टाइप आप पढ़ेंगे, इससे दूसरा भी टाइप बहुत अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5% पर 40 अंकों से फेल हुआ है। देखा जाए 40/5 गुणे 100 कर देंगे। अगर हमें परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना होगा तो 100 का गुणा कराएंगे। अगर हमें ये पता करना होगा जो फेल होने वाला विद्यार्थी है वो कितना अंक प्राप्त किया है तो यहाँ कितने का गुणा कराएंगे? 28 का। अब देखिए पूर्णांक पता करने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे 5/40 यानी 8 का 100 में गुणा कराएंगे। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 800 था। अब देखा जाए 800 में 28% प्राप्त किया। अब देखिए अगर इसका हमें पता करना रहे कि वो कितना अंक प्राप्त किया है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 800 गुणे 28/100, डबल जीरो से डबल जीरो, 8 अठारह 64 के 4, 8 दूना 16 6 22, यानी 224 अंक पाया है। कितना पाया है? 224 अंक। और 40 अंकों से फेल हुआ है। यही अगर ये 40 अंक और पा गया होता यानी 264 अंक पाया होता तो ये क्या हो जाता? परीक्षा में पास हो जाता। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप पर। अब देखिए यही क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, राम किसी परीक्षा में, ये राम नाम का एक लड़का है, किसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है। कितना अंक प्राप्त करता है? 35% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। देखिएगा ध्यान से, ये राम है 35% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर परीक्षा का पासिंग मार्क 38% हो, ये जो पासिंग मार्क है कितना हो? 38% हो, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, परीक्षा का पासिंग मार्क अंक कितना होगा? अब देखिए अगर हमें परीक्षा का पूर्णांक निकालना हो या पासिंग मार्क अंक निकालना हो, कोई निकालना हो, पहले देखा जाए ये जो राम है ये 38% दिया है पासिंग मार्क और पाया कितना है? 35%। वैसे देखा जाए प्रतिशत में कितने अंकों से फेल हो रहा है? देखा जाए 3% से फेल हो रहा है। कितने अंक से दिया है? 30 अंक से। 3% पर 30 अंक, तो हम 30/3 गुणे, अगर हमें पूर्णांक निकालना हो तो 100 का गुणा, 3 दाहिने 30, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना का था? 1000 का था। और हमें पासिंग मार्क अंक प्राप्त करना हो तो अब देखिए क्या करेंगे, यही हम अगर 38 का गुणा कर दे तभी भी पता चल जाएगा, या हम 1000 का 38% निकाल ले तभी भी प्राप्त हो जाएगा। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो, 380। यहाँ तक किसी को डाउट? अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब तक मैंने एक विद्यार्थी पर आधारित बताया, अब ये जो सवाल होगा दो दो विद्यार्थी पर आधारित आएगा। जैसे दे देता है किसी कक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करके 22 अंकों से फेल हो जाता है। क्वेश्चन यही है, किसी कक्षा में एक विद्यार्थी, देखिए जो पहला विद्यार्थी है 28% अंक प्राप्त किया है और 22 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से? ये 22 अंकों से फेल हो गया। उसी कक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी
36% अंक प्राप्त करके। कितना अंक प्राप्त करके? 36% अंक प्राप्त करके पासिंग मार्क्स से 18 अंक अधिक प्राप्त करता है। देखिए 18 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी देखा जाए ये भी जो पहला टाइप का भी सवाल बताए हैं उसी पर आधारित है। मैंने क्या बोला, हमें कोई भी पेपर देते हैं तो वहाँ पता होगा 0 से 100% क्या होता है, मेरा अंक मिलता है हमें पासिंग मार्क। ध्यान से देखिए, एक पहला विद्यार्थी है जो ये 28% पाया है, एक दूसरा विद्यार्थी है 36% पाया है, लेकिन ये 28% पाया है तो 22 अंकों से फेल हो गया है, और दूसरा जब यही 36% अंक प्राप्त किया है तो 18 अंक अधिक प्राप्त किया है पासिंग मार्क्स से। अब देखिए परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कैसे निकालते हैं? इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो 28 और 36 में डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 8% का दिख रहा है। कितने का दिख रहा है? 8% का। और इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 22 और 18 40 हो गया, तो 40/8 गुणे हमें परीक्षा का पूर्णांक निकालना होगा। तो क्या करते हैं, 100 का गुणा 8 25 40, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 500 का। एक बार और पुनः ध्यान से देखिए एक क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे कभी समस्या नहीं होगा। कह रहा है किसी एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करके 22 अंकों से फेल हो जाता है, तथा उसी कक्षा में दूसरा विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करके 18 अंक पासिंग मार्क्स से अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक। अब देखिए जैसे मैंने अभी पहला टाइप बताया है, सेम वही प्रक्रिया है। हम क्या करते हैं, प्रतिशत का प्रतिशत में डिफरेंस लेते हैं, और जो इन दोनों का पासिंग मार्क, पासिंग और पास और फेल अंक जो है उन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 22 और 18 40, यानी 8% बराबर 40, तो 40/8। अगर हमें पूर्णांक ज्ञात करना होगा तो 100 का गुणा। अगर हमें फेल होने वाले विद्यार्थी का अंक पता करना है, अब देखिए 500 हमें पता चल गया ये पूर्णांक, तो 500 का अगर हम 28% निकाल लें, 28/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 40 जीरो, 5 दूना 10 4 14, यानी 140 अंक पाया है, तभी भी कितने अंकों से फेल हो रहा है? 22। यानी वह 162 अंक पाया होता तो क्या हो जाता, परीक्षा में पास हो जाता। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।